जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं CUET पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट के एक नए चैप्टर के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस इंडिया फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को ये सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कोई भी कंट्री अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, अपनी विदेशी नीति बनाती है, इन सारी चीजों को कंसीडर कर ही हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को बनाया जाता है। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का जिसका मेन प्रोविजन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना इस आर्टिकल का प्रोविजन है। इस आर्टिकल में मेनली इसी चीज के बारे में बताया गया है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 49। सही उत्तर के दोस्तों आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो विदेशी नीति है, इनमें से वो कौन सी चीज भारत की फॉरेन पॉलिसी की फीचर नहीं है? ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, पंचशील, नॉन अलाइनमेंट, ऑपोजिशन टू यूनाइटेड नेशन। क्रिस्टल क्लियर है आंसर, ऑपोजिशन टू यूनाइटेड नेशन, बिकॉज इंडिया खुद यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और इंडिया उसका अपोज कैसे कर सकता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा वे हमारे देश के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाइगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के दौरान कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर थी। एक USSR थी और दूसरा अमेरिका थी। एक सुपर पावर थी जिसका नाम था USA और दूसरे का नाम था USSR। और ये दोनों पूरे वर्ल्ड को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहती थी अपने 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 तरीके से। इंडिया ने ना USA के साथ जाना जरूरी समझा, ना USSR के साथ जाना जरूरी समझा। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ही अपनाना जरूरी समझा। द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी वर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी का मेजर 3 ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन कौन सा है? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में ये तीनों चीजें आती थी। टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, बहुत मुश्किलों से हमारे देश को उसकी संप्रभुता मिली। 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, ना जाने कितने ही फ्रीडम फाइटर्स ने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये संप्रभुता मिली है। तो इस संप्रभुता को, इस सोवरेनिटी को बरकरार रखना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई भी बाहरी ताकतें आकर हमारे देश को दोबारा से गुलाम ना बनाए। और तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही तेज तरीके से करना है, बहुत ही रैपिडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से लीडर हैं जो चाहते थे कि भारत आजादी के बाद US ब्लॉक को, मतलब कैपिटलिज्म को प्रमोट करे, कैपिटलिज्म के साथ जाए? सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द लीडर हु वॉज इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग द US ब्लॉक। व्हाट वॉज द नेचर ऑफ द पॉलिसी ऑफ US ब्लॉक? जो US ब्लॉक थी उनकी नेचर ऑफ पॉलिसी, उनकी जो पॉलिसी थी उसका नेचर क्या था? प्रो कम्युनिस्ट,
प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो लिबरलिस्ट या प्रो डेमोक्रेटिक? सही उत्तर है दोस्तों प्रो कैपिटलिस्ट। अमेरिका हमेशा से एक पूंजीवादी देश रहा है। When did Britain attack Egypt over the Suez Canal issue? ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर कब अटैक किया था स्वेज कैनाल के इशू को लेकर? याद रखिएगा, स्वेज कैनाल वो कैनाल है जो कि रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आप में से किसी ने डोमेन सब्जेक्ट ले रखा गया तो आप लोगों ने स्वेज कैनाल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, स्वेज कैनाल के इशू को लेकर ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था 1956 में, 1956 में। किस साल एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बैंड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 1952, 1961, 1955 या 1954। सही उत्तर है दोस्तों बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954 को साइन हुआ था। अब मेरी आप लोगों से एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए कि पंचशील एग्रीमेंट में हमारे देश की तरफ से पंडित नेहरू ने सिग्नेचर किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। चाइना की तरफ से सिग्नेटरी कौन था पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर? आप लोगों को लिखकर कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास 12 में एनसीईआरटी को पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडिया और चाइना को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी भी चलता चला आ रहा है, उसका मेन इशू क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950, करेक्ट है, चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया 1950 में। चाइना बिगेन टू सप्रेस तिब्बतन कल्चर, और जब उसने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया उसके बाद चाइना बहुत बुरी तरह तिब्बत के कल्चर को सप्रेस करने लगा, दबाने लगा। When China claimed that 2 areas of Aksai Chin in the Ladakh and much part of the Arunachal Pradesh as a part of Chinese territory, 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे चाइना की जो सो कॉल्ड इंपीरियलिस्टिक सोच है उसने इंडिया को भी अपने जद में लेने की कोशिश की। चाइना ने लद्दाख के ऊपर, खासकर जो अक्साई चीन का इलाका है, और अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों पर अपना अधिकार बताने की कोशिश की। तब जाकर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे वो पॉइंट हैं जिस पर चाइना और इंडिया का मेन कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है। 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपके ऑप्शन है चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, द सोवियत यूनियन हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, द चाइनीज फोर्सेस डिड नॉट विड्रॉ देयर ट्रूप्स बैक टू अर्लियर पोजीशन। सही उत्तर है दोस्तों कि इस वॉर में सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा, क्योंकि सोवियत यूनियन हमेशा से इंडिया को अपने ब्लॉक में लेना चाहता था, बिकॉज सोवियत और इंडिया के बीच की दूरी कम है। उस वक्त यूएसएसआर के अंदर उज्बेकिस्तान वगैरह भी आते थे, और रशिया की, मतलब यूएसएसआर की और चाइना की सोच हमेशा एक जैसी रही है। वो दोनों कम्युनिस्ट कंट्री रहे हैं, इसीलिए 1962 के युद्ध में यूएसएसआर न्यूट्रल रहा, ना वो इंडिया के पक्ष में बोला ना ही वो चाइना के खिलाफ गया। किस साल चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, या क्या कह सकते हैं किस साल चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑलरेडी हम लोग एक सवाल में उसके ऑप्शन में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो साल था 1950 का, जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर जो कि करेक्ट है? करेक्ट नहीं है, सॉरी। द स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर फॉर अ ब्रीफ वाइल ओनली, ये तो करेक्ट है दोस्तों। चाइना टुक ओवर तिब्बत इन 1950, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं इस पूरे वीडियो में। इंडिया अपोज चाइना एंट्री इनटू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इनकरेक्ट है। चाइना अटैक इंडिया इन 1962, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है। एक बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आप सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे इसका, जब भी किसी ऑप्शन को मार्क करने से पहले कम से कम 2 बार सवाल को सही तरीके से पढ़ लेना, खासकर उन सवालों को जहां पर करेक्ट और नॉट करेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर जल्दी जल्दी में हमें लगता है करेक्ट पूछा जा रहा है, मगर वो पूछता है नॉट करेक्ट और नेगेटिव मार्किंग है। सो बी अवेयर व्हाइल डूइंग द पेपर। नेक्स्ट, तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम कब लिया, और अभी भी वो इंडिया से ही तिब्बत को रन करते हैं। इंडिया में एक जगह है मैक्लोडगंज, वहां से। तो तिब्बतन जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लिया 1959 में, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है इंडिया और चाइना के बीच के डिस्प्यूट का, क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया ने जो दलाई लामा को शरण दी है, इंडिया उसे खत्म करे। इंडो चाइना वॉर के दौरान जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन थे? जैसे इस वक्त हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। उस वक्त वी कृष्ण मेनन ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, और जब इंडिया ये वॉर हार गया तो इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली बात तो दोस्तों यहां पर एक गलती है कि ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं होगा, ये इंडिया और चाइना होगा। देखिए 62 में जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, उसके बाद सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए, सारे के सारे। बाद में जाकर इंदिरा गांधी की सरकार आई, इमरजेंसी का दौर था, तो 1976 में इंडिया और चाइना के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो दोबारा से पूरी तरह रिस्टोर्ड हुआ। अब आपको बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं मतलब गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी विच हैज सर्वाइव्ड इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। याद रखिएगा 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी एक तीसरा पार्टनर है, ठीक है, जिसमें रावी बियास सतलज का पानी ये इंडिया को दिया गया है, और चेनाब झेलम और इंदस का पानी ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। नाउ तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें पता लगाना है इनकरेक्ट। India and Pakistan work together to restore people back to their families. India and Pakistan have signed a treaty of friendship to work against terrorism. India and Pakistan signed the Tashkent Agreement in 1966. तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी कोई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन नहीं की है अगेंस्ट टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इंडिया ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान जो कि टेररिज्म का गढ़ है वो टेररिज्म को रोके, मगर ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बिकॉज कोई मतलब नहीं उस ट्रीटी का। ट्रीटी वो होती है जिस पर अमल करना पड़ता है, और पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है कि वो अपने सो कॉल्ड आकाओं को कह सकते नहीं है कि उन्हें नाराज करें इंडिया के साथ इस तरह की ट्रीटी साइन करके। A 20-year treaty of peace and friendship of India with Soviet Union was signed in। याद रखिएगा दोस्तों 1971 में जब हमारा बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका आया, तब इंडिया ने अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को टैकल सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर ही कर सकता था, और इंडिया ने पहले ही अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक पॉइंट लिख रखा था कि अगर किसी एक भी सुपर पावर ने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की तो हम तुरंत दूसरे सुपर पावर से हाथ मिला लेंगे। इसीलिए जब इंडिया पाकिस्तान के वॉर में अमेरिका कूदा, तब इंडिया ने यूएसएसआर से हाथ मिला लिया।
शिमला एग्रीमेंट 1972 was signed between इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखिएगा, ताशकंद एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट के डेट आपको याद होने चाहिए और सिग्नेटरीज आपको याद होने चाहिए। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि शिमला एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? 1972 में साइन हुआ था, बट व्हाट वाज द डेट ऑफ द शिमला एग्रीमेंट व्हिच वाज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो? इंडिया ने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो इनडेफिनिट एक्सटेंशन है उसको किस साल अपोज किया? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, 1994, 1995, 1996 या 1997। सही उत्तर के दोस्तों, इंडिया ने एनपीटी को 1995 में अपोज किया था, जो इसका इनडेफिनिट एक्सटेंशन हो गया था एनपीटी का। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया था? वो महीना था मई का और साल था 1974 का, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। मई का महीना था 1974 में। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वो दिन कौन सा था। मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मई में तो था, लेकिन मई का वो दिन कौन सा था? तो याद रखिएगा 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा परफॉर्म किया गया था, ठीक है। चलिए, नाउ अगली चीज जो हम जानेंगे, लेकिन उसके जानने से पहले मैं आप लोगों को शिमला एग्रीमेंट की डेट बता देना चाहता हूं। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई को साइन हुआ था, याद रखिएगा। शिमला एग्रीमेंट जो था, जिसमें इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये 2 जुलाई 1972 को साइन किया गया था। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पास थे 71 की लड़ाई में, जो हम जीते थे। वो भी शिमला एग्रीमेंट के थ्रू वापस किए गए थे। इसके अलावा स्टेटस क्यू को, मतलब कि जो यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था, ठीक है, और कहा गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल ना इंडिया क्रॉस करेगा ना पाकिस्तान क्रॉस करेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। अक्सर पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करता है। कई बार पाकिस्तान ने, आप कारगिल का वॉर देख सकते हैं, वो एलओसी को क्रॉस करके ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज, उसको रिव्यू किया? आपका सही उत्तर है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, पहला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, उसको रिव्यू किया। उन्होंने कहा नहीं, इसको बदलो, इसको बदलो, जरूरत पड़ी तो पहला इस्तेमाल भी हम करेंगे। Which of the following nuclear treaties were rejected by India? इनमें से कौन सी न्यूक्लियर ट्रीटीज इंडिया के द्वारा रिजेक्ट की गई थी? एनपीटी, सीटीबीटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पंचशील एग्रीमेंट, या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया ने एनपीटी और सीटीबीटी को क्या किया था? इंडिया ने इसका अपोज किया था। एनपीटी तो आप जानते ही हैं, एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सीटीबीटी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। आप लोगों ने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इंडिया ने जो सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग है उन्हें कब कंडक्ट किया था? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। जून 1998, मई 1998, अप्रैल 1998 या मार्च 1998। तो दोस्तों, इंडिया ने, आपको जैसा कि पता है कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया, अंडर ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
इंडिया ने अपना, आप कह सकते हैं दूसरा, जिसको पोखरण 2 भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में ही हुए थे, तो पोखरण 2 का जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो इंडिया ने मई 1998 में किया था, 11 मई से लेकर 13 मई। ठीक है, क्योंकि भाई ये कोई पकौड़ी नहीं छन रही है कि पकौड़ी छान लिए आधे घंटे में और खा लिए। तो 11 मई 1998 से लेकर 13 मई 1998 तक इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया अंडर द ऑपरेशन कोड नेम, एक सेकेंड, 1998 ऑपरेशन शक्ति, याद रखिएगा इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। पहले वाले का नाम क्या था? पहले वाले का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आगे जाकर प्रो यूएस पॉलिसी में क्यों शिफ्ट हो गई? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। बिकॉज रशिया बिट्रेड इंडिया, बिकॉज रशिया अटैक इंडिया, बिकॉज यूएस डिराइव मोर प्रॉफिट टू इंडिया, बिकॉज रशिया लॉस्ट इट ग्लोबल प्री एमिनेंस। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1991 में यूएसएसआर टूट गया, और यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया की जो प्रोमिनेंस थी ना वो वर्ल्ड में खत्म हो गई। इसीलिए इंडिया ने अपनी पॉलिसी प्रो यूएस के टुवर्ड शिफ्ट कर दी। Since 1998, other than India and China possessing of nuclear weapons has been an alarming reality of which country? याद रखिएगा 1998 तक इंडिया के पास भी न्यूक्लियर आ चुका था, चाइना के पास भी न्यूक्लियर आ चुका था, लेकिन इनमें से और एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर आ चुका था। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया और चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन था वो इसमें से किस कंट्री के लिए एक अलार्मिंग रियलिटी के तौर पर था? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के पास जब न्यूक्लियर वेपन आया वो ये वही साल था 1998 का, और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आया, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज था। बिकॉज पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में अकेली एक ऐसी मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। बर्बाद हो चुके हैं, खाने पीने को नहीं है। इनके सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर आकर कहते हैं कि सो कॉल्ड इनके जो डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आकर न्यूज में कहते हैं कि हमारे पास 2.5 किलो पाव पाव भर के बम है। मतलब सोचिए इनकी सोच क्या है। इसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट किया है, और एक ऐसी कंट्री जिसने हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट किया है उसके पास न्यूक्लियर वेपन आना ही अपने में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा। और अभी भी पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज की धमकी देता है, न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है। भले ही खाने पीने को कुछ ना हो, मगर हाँ न्यूक्लियर वेपन है। बाय विच डेट इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल ऑफ मेनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट्स ऑफ कारगिल? आप इस सवाल को इस तरह भी देख सकते हैं कि वो कौन सा दिन था जिस दिन इंडिया ने कारगिल को फतेह किया? वो कौन सा दिन था जिस दिन इंडिया ने कारगिल के सारे पॉइंट्स को रिकैप्चर कर लिया, पाकिस्तानियों को भगाकर यहां से? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। 21 जुलाई 1999, 22 जुलाई 1999, 25 जुलाई 1999 या 26 जुलाई 1999, 26 ऑफ जुलाई 1999, जिस दिन पूरा देश इंडियन आर्मी पर गर्व कर रहा था, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मतलब हमारे जो आर्म फोर्सेस है उन पर गर्व कर रहा था। और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इसी दिन पहली फुर्सत में पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया से बाहर निकाला गया था। पाकिस्तान के सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडियन आर्मी ने अपने शौर्य से खदेड़कर बाहर निकाला था। अगला सवाल है दोस्तों कि इंडिया और इजराइल के बीच का जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कब डेवलप हुआ? सही उत्तर है 1992। 1992 में इंडिया और इजराइल के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो पूरी तरह डेवलप हुआ, फुल्ली आप कह सकते हैं फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 2 नहीं है रिगार्डिंग इंडिया इजराइल रिलेशन? कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये तो इंडिया और इनके बीच में है, इजराइल के बीच में है। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ये भी है। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च,
दिस वन ऑल्सो, बट इंडिया और इजराइल के बीच में मिलिट्री अलायंस को लेकर किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थे सवाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।